Hello guys, welcome to my channel Mr. English where you learn basic concept and of course committed to be unique। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा देन नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पार्ट 1 अवश्य देख लें। इस वीडियो में हम लोग 5 टाइप्स की चर्चा करेंगे, जिसमें यूफेमिज्म, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, आयरनी और मेटोनिमी, ये 5 जो टाइप है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जो पहला टाइप है वो है यूफेमिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इट कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एग्रीएबल नेम, यानी कि इसमें हम लोग सिंपल सा बात समझते हैं, किसी ऐसे चीज को बिल्कुल उचित तरीके से, यानी किसी प्रतिकूल चीज को अनुकूल तरीके से कहना यूफेमिज्म कहलाता है। ठीक है, इसको मंगल भाषण भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मंगल भाषण। ठीक है, यानी कोई बुरा बात भी आपको कहना है तो उसको अच्छे तरीके से कहना यूफेमिज्म कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, अगर कोई मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? ही इज डेड। ठीक है, तो ही इज डेड, वह मर गया, ये कहना थोड़ा सा कठोर लगता है, कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ही इज नो मोर, वह नहीं रहा, या ही इज फॉलन एस्लीप, यानी वो हमेशा के लिए सो गया। तो इस तरह के जब हम सेंटेंस और वाक्य का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। ये यूफेमिज्म क्यों है? क्योंकि हम लोग वो मर गया ऐसा ना कह के कह रहे हैं कि वो अब नहीं रहा और वो हमेशा के लिए सो गया। ठीक है, वो सो गया। तो इस तरीके से हम लोग मंगल भाषण करते हैं। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। ठीक है, अब फेरी टेल का मतलब क्या होता है? वो चीज जो झूठ है। तो जैसे आप कहना चाहते हैं यू आर टेलिंग अ लाई। ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात आप ना कहकर आप कह सकते हैं यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, आप मुझे झूठी कहानी सुना रहे हैं। तो ये जो कहने का जो तरीका हो जाता है वो बड़ा अनुकूल होता है। ठीक है, सुनने में भी अच्छा लगता है और जिस तरह से आप उसका विरोध करना चाहते हैं आप वो भी कर देते हैं। तो इसी को हम लोग मंगल भाषण यानी यूफेमिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, क्या होता है? विपरीत। और स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, यानी दो ऐसी बात जो एक दूसरे को काटती हो, विपरीत हो एक दूसरे की, उस दोनों बात को एक ही वाक्य में जब हम इस्तेमाल कर देते हैं तो उसको एंटीथेसिस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। मतलब जो आपके सामने है उस चीज को छोड़कर भविष्य की कल्पना करके अगर आप चले जाते हैं तो जो मिलने वाला है या जो आपके सामने है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी जो आपके पास है आप उसकी चिंता करें, उसको पहले ठीक करें, बाद में हम लोग भविष्य की चिंता करेंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी ये है कि अगर आपके हाथ में एक चिड़िया है, समझिए, और आप उसको नहीं पकड़ना चाहते हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि ये चिड़िया ठीक नहीं है, इससे अच्छी 2 चिड़िया झाड़ी में है, आप उसको पकड़िए। तो जो झाड़ी में है वो पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बात की बात है। पहले जो है हम लोग उसी से काम चलाते हैं। ठीक है, तो जो मौका सामने आता है उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए, भविष्य में ये सोच के कि इससे अच्छा हम आगे करेंगे और अभी का फायदा हम लोग नहीं करते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो वो ठीक बात नहीं है। तो दो सेंटेंस एक ही में ये बोल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिल्वर इज स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो चीज इसमें कह रहा है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। मतलब खामोशी जो है वो कभी कभी भाषण से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मतलब जो आप समझिए सिल्वर और गोल्डन में, यानी कि चांदी और सोने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोना। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाषण अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। मतलब कि कभी कभी चुप रहना कुछ बोलने से ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये भी क्या है? एक तरह का एंटीथेसिस है। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस
एक साथ आया है कि बहुत सारे बुलाए जाते हैं, यानी मौका बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग चुने जाते हैं। ठीक है, अभी आप बहुत सारे एग्जाम्स भी देते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है कैंडिडेट एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सेलेक्ट बहुत कम ही होते हैं। तो इस तरह के जब दो विपरीत विचार एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं तो इसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। अब ऑक्सीमोरोन क्या होता है? तो ऑक्सीमोरोन जो होता है ये एक्चुअली कंट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास। इसको ये समझिए, ये क्या है? विरोधाभास। ठीक है, यानी कि इसमें सिंपल सा आप इस लाइन को समझिए, हैविंग टू अपोजिट वर्ड्स यूज फॉर सेम थिंग, यानी दो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक ही वस्तु के लिए या एक ही सिचुएशन के लिए या एक ही किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए एक ही सेंटेंस में, तो उसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। इट इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस whereby two contradictory qualities are predicted at once of the same thing। ठीक है, इसी बात को इस एक लाइन में मैंने समराइज किया है, having two opposite words used for same thing। अब एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। She accepted it as the kind cruelty of the surgeon's knife। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या यूज हुआ है? काइंड भी और क्रुएलिटी भी, यानी कि दया भी और क्रूरता भी। तो दो चीज एक ही में, यानी कि अगर कोई सर्जन है, सर्जन क्या करता है? वो ऑपरेशन करता है तो अंगों को चीरता फाड़ता है। तो कोई अगर अंग को चीरे फाड़े तो वो तो गलत बात है, लेकिन आप किसी बीमारी या किसी रोगवश अगर इस तरह का कुछ हो तो फिर वो सही बात हो जाता है। तो यहाँ पे उसी के लिए काइंड और क्रुएलिटी दोनों यूज किया गया है, तो दोनों अपोजिट वर्ड है, तो इसलिए ये क्या हो गया? इस सेंटेंस में ऑक्सीमोरोन है। ठीक है, यानी फिगर ऑफ स्पीच में इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरोन। लव इज अ बिटर स्वीट। प्रेम जो है वो एक द्वंद है, यानी कि आप इसको समझिए कि वो जो करता है वो भी पछताता है, जो नहीं करता वो भी पछताता है। ये शादी वाली थोड़ी सी मैटर है यहाँ पे। तो लव जो है इज अ बिटर स्वीट का मतलब द्वंद है। ठीक है, एक कड़वी मिठाई आप इसको कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से जाता है। तो देखिए बिटर भी और स्वीट भी, तो बिटर मतलब कड़वा और स्वीट मतलब मीठा। तो दो अपोजिट वर्ड्स हैं और किसके लिए यूज हो रहे हैं? लव के लिए। तो ये क्या है? ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अब आप जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चलने लगेगा, आप इस पे और प्रैक्टिस करें तो ऑक्सीमोरोन क्या कहलाता है। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन मांगता है। अगर आप थोड़ा फोकस और कंसंट्रेशन होकर इसको पढ़ते हैं तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। ठीक है, कोई चीज आप मजाकिया तौर पे कुछ कहते हैं तो उसको हम लोग आयरनी कहते हैं। तो इसको हम लोग ये समझ लें, ये क्या है? एक व्यंग्य है। ठीक है, ये व्यंग्य है। तो अब इसको हम लोग दूसरे वर्ड में सरकाज़्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकाज़्म। चलिए अब इसको देख लेते हैं। द रियल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड यूज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड मीनिंग्स, यानी जो शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली उस शब्द के मीनिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे कोई और मतलब निकलता है। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला है द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज नो शूज। अब देखिए ये कितना अजीब सा सेंटेंस है कि कॉबलर जो एक मोची होता है, मोची जो सबके जूते सिलता है, सबके लिए जूते बनाता है, उसके खुद के बच्चे के लिए कोई जूता नहीं है। तो ये एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि मोची का बेटा और तुम्हारे पास जूता ही नहीं। तो ये एक व्यंग है, इससे व्यंग निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं। अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज। अब ये देखिए क्या कह रहा है, फेसबुक कितना बेकार है ये चीज बताने के लिए भी आप कहाँ पोस्ट कर रहे हैं? फेसबुक पे ही कर रहे हैं। तो ये एक तरह से व्यंग आता है। ठीक है, एक तरह से इसमें सरकाज़्म आता है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच में इसको आयरनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। अब देखिए पायलट जो जमीन से कितना ऊपर प्लेन उड़ाता है। अब जब बहुत ऊपर प्लेन उड़ेगी तो प्लेन में और जमीन के बीच में जो हाइट है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब पायलट अगर हाइट से डरने लगे तो वो प्लेन तो चला नहीं सकता है। तो ये भी एक तरह का सरकाज़्म है, इसलिए इसमें भी क्या है? आयरनी है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। अब आप आसानी से किसी सेंटेंस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में आयरनी यूज हुआ है, ऑक्सीमोरोन यूज हुआ है, सिमिली, मेटाफर किस तरह का यूज हुआ है, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेटोनिमी। ठीक है, अब मेटोनिमी क्या है? इसमें सिंपल सा इसको समझ लीजिए, इसको कहते हैं उपलक्षण नाम। ठीक है,
क्या कहते हैं, उपलक्षण नाम, यानी इसको हम सिंपल कह सकते हैं अ चेंज ऑफ नेम। ठीक है, अब ये है क्या, तो किसी चीज को संबोधित करने के लिए आप उसको डायरेक्ट ना कह के उसके लिए कोई दूसरा पर्याय यूज करते हैं। तो जब कोई दूसरा पर्याय आप उसके लिए यूज करते हैं, कुछ दूसरा वर्ड यूज करते हैं, यानी आप उसके असली नाम को चेंज कर देते हैं, उसी को फिगर ऑफ स्पीच में मेटोनिमी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द क्राउन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह दें द क्राउन हैज टू गो ऑन अ हंट। ठीक है, जैसे अब हम कहें कि राजा को शिकार करने जाना है, तो हम ये भी कह सकते थे द किंग। ठीक है, द किंग हैज टू गो ऑन अ हंट, लेकिन हमने द किंग वर्ड इस्तेमाल ना करके उसके लिए क्या यूज किया, द क्राउन। और ताज कौन होता है, किसी भी राज्य का राजा ही उस राज्य का ताज होता है, ताज उसी के सिर पे होता है, तो इसीलिए राजा के बदले हम लोग द क्राउन यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में अगर आपने द किंग के बजाय आपने द क्राउन यूज किया, यानी इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ गया, मेटोनिमी। ठीक है, ब्लू जैकेट्स फॉर द सेलर्स। अब देखिए ब्लू जैकेट्स जो है वो डिसाइड किया गया है किसके लिए, नाविक के लिए। जितने भी शिप पे बहुत सारे जो नाविक होते हैं उनको हम लोग सेलर्स जो कहते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ब्लू जैकेट्स। तो ये किसके लिए यूज होगा, सेलर्स के लिए। तो जब आप सेलर्स यूज ना करके ब्लू जैकेट्स यूज करेंगे तो आप इसको फिगर ऑफ स्पीच में मेटोनिमी कहते हैं। जज के लिए क्या यूज किया जाता है, द बेंच। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में सुना होगा द बेंच हैज डिसाइडेड इट्स द वर्डिक्ट ऑन दिस डिस्प्यूट, यानी कि जो बेंच है उसने अपना फैसला इस विवाद पे सुना दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जज ना कह के बेंच का इस्तेमाल करते हैं, जहां बहुत सारे जजेस का पैनल होता है, तो उसके लिए हम लोग बेंच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या है, मेटोनिमी है। रेड कोट्स फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। अब देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो किस तरह के यूनिफॉर्म पहनते थे, तो रेड कलर का कोट होता था अजीब सा, तो उसको हम लोग ब्रिटिश सोल्जर्स ना कह के रेड कोट्स का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो उसको भी हम लोग मेटोनिमी कहेंगे। ठीक है गाइज, ये देखिए थोड़ा सा फोकस डिमांड करता है ये फिगर ऑफ स्पीच। बहुत लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा आप कंसंट्रेशन बिल्कुल कंसंट्रेट होके, कंसंट्रेशन अगर आपके पास है तो आप इसको आराम से पढ़िए, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। पढ़ते समय एक पेन और नोटबुक जरूर रखिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें। जब तक आप खुद से कुछ नहीं लिखते हैं तब तक वो आपके दिमाग में नहीं जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है आपको समझ में आए होंगे। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट करें, क्वेश्चन दें, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। Thanks for watching my video, guys. I have a request for you. If you do not subscribe my channel, then please subscribe, right? You can follow us on Facebook, Telegram, and WhatsApp. My WhatsApp number is 8210705040. Guys, please do watch my videos and learn something and ask, because if you do not ask, you do not learn. Thank you, guys.